नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं भारतीय कृषि और उसकी दशा पर हमारी खास श्रृंखला की कड़ी। हरियाणा का करनाल जिला खेतीबाड़ी में देश में अग्रणी है। देश के 40% कृषि यंत्र यहीं बनते हैं और देश के कई विख्यात राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी यहीं हैं। करनाल में हाल ही में 12वीं कृषि विज्ञान के मौके पर दुनिया के तमाम जाने माने कृषि वैज्ञानिकों का जमावड़ा हुआ। वैज्ञानिकों के मंथन के केंद्र में रहे छोटे किसान। राज्यसभा टीवी की टीम ने इस खास मौके पर तमाम कृषि क्षेत्र के दिग्गजों से खेती की दशा और दिशा के साथ ही भविष्य की तस्वीर जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं देश के चोटी के वैज्ञानिकों की भारतीय कृषि को लेकर क्या राय है। देश के चोटी के कृषि वैज्ञानिक और नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आरबी सिंह का मानना था कि उपलब्धियों के बाद कई गंभीर चुनौतियां हैं। इनसे निपटने को केंद्र और राज्य सरकारों के साथ कृषि वैज्ञानिकों को बहुत कुछ करने की जरूरत है। गरीबी मिटाने और पोषण सुरक्षा को एजेंडे में खास जगह देनी चाहिए। आप लगातार देख रहे हैं, आप जो वैज्ञानिक, एक प्रमुख वैज्ञानिक होने के साथ ही साथ आप किसान आयोग की भी सदस्य रहे और आपने सारे एस्पेक्ट को देखा है। आपके हिसाब से सर कि ये जो छोटा किसान है उसके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं और कैसा नीतिगत समर्थन देने की ज़रूरत है? जी, पहले तो ये बता दूं कि छोटा किसान जो है वो ही भारत का भविष्य है, क्योंकि जोत जो है बढ़ने से रही और किसान का भरोसा अभी भी कृषि पर है। और रूरल एरियाज़ में, जो कि ग्रामीण क्षेत्र हैं, उसमें किसान ही ज़्यादा हैं। तो अगर हमें कृषि के ज़रिए देश का उत्थान करना है तो वो छोटे ही किसान होंगे जिन पर हमें बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। 2-3 चीज़ें मुख्य हैं उसमें कि छोटा किसान तभी खुशहाल रह पाएगा, अपनी जीविका अच्छी तरह चला पाएगा, अपने परिवार का ख्याल तभी रख पाएगा जब तक कि उसकी शुद्ध आय, आमदनी, इनकम जो है, नेट इनकम जिसको कहते हैं, वो बढ़े। वो जो जिस रफ्तार से बढ़नी चाहिए वो बढ़ नहीं रही है। तो क्या आपको सर लगता है नीतिगत आधार पर, क्योंकि खेती राज्यों का विषय है, राज्य सरकारों को किस तरह की प्राथमिकताएं तय करने की ज़रूरत है? राज्य सरकारों की प्राथमिकता जो उनकी कृषि की, भूमि की, जल की, उनके आमदनी की जो क्षमता को ध्यान में रखते हुए और जनसंख्या जो कि किसानियत पर मुनहसर करती है, उसके अनुसार उनको अपनी नीति बनानी पड़ेगी। सबसे बड़ी पहली नीति जो निर्धारित करेंगे वो देखें कि हम जो कि फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करें। दूसरी चीज़ इनकम सिक्योरिटी, ये भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ लाइवलीहुड सिक्योरिटी, ये तीनों उनको करनी पड़ेगी। सर एक और आपने बहुत प्रमुख बात जो पहले कही कि स्टोरेज भी होना चाहिए, क्योंकि छोटे किसान बहुत सारा चीज़ों में जो है मार खाते हैं। जी, ये इनमें जो है भारत सरकार या राज्य सरकार, इन्होंने कई योजनाएं की है, लेकिन अभी ज़मीन पर जो है बहुत रिमोटेस्ट इलाकों में नहीं दिखी। बहुत सही बात है, क्योंकि ए ग्रेन सेव्ड इज़ ए ग्रेन प्रोड्यूस्ड। हम प्रोड्यूस तो कर लेते हैं, लेकिन अगर वो नुकसान हो जाता है तो हमने जो लागत लगाई सब कुछ बह गया, किसी को कुछ नहीं मिला, न तो किसान को मिला न कंज्यूमर को मिला। इसलिए भंडारण की जो नीति हमारे कमीशन ने जो बताई थी, वो भंडारण जो है जहाँ प्रोड्यूस होता है उसके जितना नज़दीक हो सके वहाँ करना चाहिए। इसलिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर गाँवों में बनाने की ज़रूरत है। प्रोक्योरमेंट किसान के खेत से करके सीधे स्टोरेज में लाएं, वॉश करके ट्रांसपोर्ट के लिए पैकेजिंग वगैरह ये सब करके तब बाज़ार से लिंक करें। और हमें कोल्ड चेन, भंडारण और कोल्ड चेन, मार्केट से लिंक, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें, ताकि हमारा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके हिसाब से पोषण सुरक्षा के लिए जैसे कि फूड सिक्योरिटी का एक बिल आया हुआ, हम लोगों का वो कानूनी बन गया है, तो वो अभी किस स्थिति में हम लोग हैं, हिंदुस्तान किस स्थिति में है और क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, हमारे पास प्रोडक्शन की कमी नहीं है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की कमी है और वो नीड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन की कमी है। और ये कि हर एक को हम इतना देंगे वो भी ठीक नहीं है। हमको नीड बेस्ड जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करने की ज़रूरत है। तो ये नीतिगत बहुत ज़रूरी है कि हम इसको तय करें। और
उसको डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर ये भी देखें कि साथ साथ जो कि यही नहीं कि हम आटा और धान ही बांटते जाएं, गेहूं और धान ही बांटते जाएं, जो कुछ हम लोकल प्रोडक्शन से प्रोक्योर कर सकें, तो हमें उसमें प्रोक्योरमेंट पर ध्यान देना है और डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान देना है। कुछ पाठ्यक्रमों में बदलाव की जरूरत है आपको? बिल्कुल ज़रूरत है। पाठ्यक्रमों में एक तो इन चीज़ों का सबका ज्ञान बहुत ज़रूरी है, दूसरा हमें स्किल विद्यार्थी की ऐसी बनाने की ज़रूरत है कि वो अपने आप से भी कुछ इनोवेट कर सके, कुछ कर सके। ये नहीं कि वो विद्यार्थी निकल के आता है तो नौकरी ढूंढने के चक्कर में पड़े, उसको एंटरप्रेन्योरियल स्किल हो कि वो खुद अपना कुछ कर सकता है। डेयरी हुआ, वेजिटेबल्स हुए, हॉर्टिकल्चर हुए, कोई भी चीज़ एग्रीकल्चर में, मत्स्य पालन हुआ, सभी चीज़ें हैं जिसमें कि वो मदद कर सकता है और आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें जो हमारा साइंटिस्ट, जो हमारा ग्रेजुएट हो, वो एक जॉब सीकर ना हो, जॉब प्रोवाइडर हो। हाँ, जॉब प्रोवाइडर रादर देन जॉब सीकर हो, तो वो नौबत आए। तो उसको करने के लिए स्कूल में उसको जब वो पढ़ता है कॉलेज में, तो उसको स्किल डेवलपमेंट पर, उसकी पर ज़्यादा ध्यान देने के, एंटरप्रेन्योरियल वो कैसे बनेगा इस पर भी ज़्यादा ध्यान दें, ताकि वो नौकरी के मोहताज ना रहे और अपने आप अपना काम कर सके। इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जी, बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत में खेती की तरक्की की बात होती है तो पंजाब और हरियाणा का नाम सबसे पहले आता है। पंजाब में देश की 2% से भी कम जमीन है, लेकिन ये देश के अन्न भंडार में 50% का योगदान देता है। लेकिन पंजाब में खेती गहरे संकट से गुजर रही है और एक दशक में 7,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। खेती की लागत बढ़ रही है और हरित क्रांति धार खोती जा रही है। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव ने जमीन की उर्वरता पर भी ग्रहण लगा दिया है। डॉक्टर साहब, 12वीं जो कृषि विज्ञान कांग्रेस रही उसका फोकस छोटे किसान रहा। कई पहाड़ी इलाके हैं तो वहाँ छोटे किसान शुरू से ही रहे ही है। और आप जबकि इतने देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, इतने वर्षों से आप जो है इस क्षेत्र में किस तरह का निवेश करने की ज़रूरत है छोटे किसानों के लिए, और राज्य सरकारों को किस तरह ध्यान देने की ज़रूरत है अलग अलग इलाकों में, आपको क्या लगता है सर? देखिए, अब जो लेटेस्ट हमारे पास फिगर्स हैं, डेटा है, उस हिसाब से 80 से 90% छोटे किसान हो रहे हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन होगी। उसके लिए बहुत ज़रूरी हो रहा है कि हम इनको इंटेग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के आदमी खेती भी करे, साथ डेयरी भी रखे, पोल्ट्री भी रखे, शहद की मक्खियाँ भी रखे, जो जो कुछ रख सकते हैं सब कुछ साथ रखे, तो फिर ज़िंदगी का काम चलेगा। नहीं तो 1-2 एकड़ में तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ किसान तो ऐसे भी होंगे जिनकी 1 एकड़ से भी कम ज़मीन होगी। इसके लिए निवेश के जो है वो ज़्यादा, पहले हम जो काम करते रहे उसमें ज़्यादा हमने इतना ध्यान तवज्जो नहीं दी कि छोटे किसान की तरफ भी देखें। छोटे बड़े किसान के लिए हम नई किस्में निकाली या और चीज़ें निकाली कि गेहूं का बीजना है, कितनी खाद डालनी है, तो अब हमें ज़्यादा तवज्जो इस साइड पे देनी पड़ेगी। और ख़ास करके जैसे पंजाब है, हरियाणा है, इधर हमें जो हाई वैल्यू ज़्यादा मूल्य वाली फसलें हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर है, वेजिटेबल्स हैं, फल फ्रूट हैं, उस साइड पे ज़्यादा जाना पड़ेगा और उस साइड पे ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत है। फिर आपने जो आपके विश्वविद्यालय की बात करें तो आप लोगों ने जो चाहे वो हनी बी हो या जो है बहुत सारे इशूज़ पर काम किया है, मशरूम पर काम किया, और इससे किसानों की आय भी बढ़ी है। तो आपको लग रहा है सर कि छोटे किसान जो है वो सिर्फ खेती करके काम नहीं, बल्कि उनको सेकेंडरी एग्रीकल्चर या दूसरे चीज़ों की तरफ भी स्टेट्स को समर्थन देने की ज़रूरत है? देखिए, हनी बी और मशरूम खुम्बों की खेती दोनों पंजाब में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। और हनी बी में तो, हनी प्रोडक्शन में तो 33,000-34,000 के करीब हमारे हैं किसान भाई जो काम कर रहे हैं उधर। और पंजाब गवर्नमेंट इधर हमने पिछले साल 6-7 हज़ार किसानों को हनी बी में ट्रेनिंग दी, जो सब पंजाब गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे। तो गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है, पर आगे और भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिन ब दिन ये हो रहा है कि जो लागतें हैं वो बढ़ रही हैं और जो उपज है वो वैसे नहीं बढ़ रही है, और जो MSP है वो भी उतना ना गवर्नमेंट बढ़ा सकती है ना बढ़ रहा है। पर लागतों को बढ़ने के कारण जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट है किसान भाइयों का, वो कम हो रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट को इस साइड पे और तवज्जो देने की ज़रूरत है।
जब हम चीन से तुलना करते हैं तो बहुत कम है। तमाम कृषि विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनकी माली हालत ठीक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आपको लग रहा है सर कि अगर हमें खेती के लिए बहुत 4% ग्रोथ की बात करनी है तो इसके लिए भी निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है। और एक हम पॉइंट छोड़ के पहले एग्रो प्रोसेसिंग की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, वो भी बहुत ज़रूरी है। किसान भाई जो है गेहूँ धान या कच्ची फसल ना लेके जाएं, उसमें और आगे कुछ ना कुछ करके बना के लेके जाएं। वैल्यू एडिशन वो बहुत ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत थैंक यू। खेती बाड़ी को सरकारें समर्थन देने के लिए तमाम दावे करती रही हैं, लेकिन किसानों के कई गिले शिकवे भी हैं। सबसे अधिक नाराजगी मूल्य नीति को लेकर है। किसान चाहते हैं कि बजट में खेती को खास तवज्जो मिले। मूल्य नीति है, उसको लेकर क्या करना चाहिए सर, क्या वो सही है? ऐसा है जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग किया, ऐसे ही इसका भी नाम भी बदला जाए और इसकी कार्यशैली भी बदली जाए। चूँकि देखने में आया, मैंने कई बार जो है रिप्रेजेंटेशन किया है फसलों के बारे में। वहाँ पे जो वहाँ के चेयरमैन रहे हैं मिस्टर ए के गुलाटी, उनका ये कहना था कि सरकार इसलिए फसलों के दाम नहीं बढ़ा रही चूँकि आप जानते हैं कि महंगाई के ऊपर आंदोलन खड़े हो जाते हैं, जबकि ये जो है अपने आप में सही जवाब नहीं है। चूँकि हम चाहते हैं, हमें वो किसान को वो मूल्य नहीं मिल पाया आज लोग जो कि उसको मिलना चाहिए। सर जो बजट आ रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या आपके लिए होना चाहिए? देखिए ऐसा है, बजट के बारे में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि एक तो बजट कृषि का बजट अलग से हो, उसके साथ ग्रामीण विकास ना जोड़ा जाए। कृषि का बजट एक अलग से हो और उसमें किसान की जो सामाजिक समस्याएं हैं, जिसमें उसके बच्चों की शिक्षा है, स्वास्थ्य है और उसके आवास की समस्या है और उसके जैसे दुर्घटनाओं भी हो जाती हैं, तो इन सब के बारे में भी एक प्रावधान होना चाहिए। जैसे कि पूर्व सरकार ने फूड सिक्योरिटी बिल लाई, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी ये नई सरकार जो है किसानों के लिए फार्मर सिक्योरिटी बिल लाए, जिसमें उसकी आर्थिक, सामाजिक और आवासीय सभी समस्याएं उसके अंदर आ जाएं, ताकि किसान की भी लाइफ सिक्योर हो जाए। एक चपरासी की आज लाइफ, सरकारी चपरासी की लाइफ सिक्योर है, लेकिन किसान की कुछ नहीं है। किसान को उसके हाल पे छोड़ा हुआ है और इसी वजह से किसान आए दिन मतलब ये किसान विरोधी नीतियों के कारण जो है वो गर्त में जा रहा है। और आत्महत्याओं का दौर, यानी कि आप देख लीजिए कि आत्महत्याओं की चैन आज तक भी नहीं टूटी और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उसके लिए ठोस योजनाओं का ना बनना। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद आपको दिखाएंगे देश के कुछ और वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से खास बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भारतीय कृषि की दशा पर राज्यसभा टीवी की खास पेशकश। हम बात कर रहे हैं 12वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस की। राज्यसभा टीवी की टीम ने करनाल की राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाओं का जायजा लिया। करनाल में ही राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र है। भारत ने 4 दशकों में गेहूं उत्पादन में ऐतिहासिक प्रगति कर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है, लेकिन अब कई संकटों का सामना करना पड़ रहा है और वैज्ञानिक चुनौतियों से जूझने में लगे हैं। आप लोग जो है अभी जो है जो दूसरे राज्य हैं उनमें क्या गतिविधियाँ और क्या नया अनुसंधान प्रयास चल रहा है डॉक्टर साहब? देखिए गेहूँ, आप जैसे आपने भी कहा कि ये सबसे प्रमुख स्टेपल फूड है, तो कुछ स्टेट्स जैसे पंजाब और हरियाणा की बात करें, देखिए 5 टन पर हेक्टेयर तक यील्ड इनकी रही है और 5 टन के बाद अगर हम पिछले 2 सालों में देखें तो 4.8 टन पर हेक्टेयर रही है। तो इस तरह से हमें एक अपना मापदंड, जिसको बेंचमार्क कहते हैं, वो रखना पड़ेगा, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे वो ICAR संस्थान है, कि हमें किसानों के साथ मिलके काम करना है। किसानों के साथ मिलके जो हमें गैप दिख रहे हैं, सिर्फ पंजाब या हरियाणा में नहीं या दूसरे स्टेट्स में भी, उन गैप्स को हम कैसे ब्रिज करें। हमारी जो किस्में हैं, हम कहाँ कहाँ ज़्यादा काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो किस्म है, सबसे अच्छे से और कम लागत में किसान क्या ले सकता है, तो वो बीज ले सकता है। तो हम अच्छा बीज सप्लाई करने के लिए बाध्य हैं किसान को देने के लिए, और किसान का भी इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि सबसे पहले हम सीड की तरफ को ध्यान दें और उन विकसित किस्मों की तरफ को ध्यान दें जिसका कि 5 से लेकर 60 टन पर हेक्टेयर तक कई किसान ले रहे हैं। तो हमें इस यील्ड गैप को दूर करना है। क्या जो हमारा जो हीट क्रॉप है
उसमें भी जलवायु परिवर्तन का कुछ इलाकों में असर दिख रहा है। आप लोगों ने कुछ ऐसा हाँ महसूस किया? बिल्कुल। देखिए अभी हमारा पिछले 4 या 5 साल में हर साल ही रिकॉर्ड प्रोडक्शन होता था, लेकिन 11-12 में 2 मिलियन टन कम हो गया। उस साल क्या हुआ कि बारिश बहुत तेज़ आई, एक हफ्ते में इतनी बारिश आ गई जो कि एक महीने में आनी थी, तो वाटर लॉगिंग टाइप सिचुएशन हो गई। आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसानों तक पहुंचना और किसानों तक अपनी बात को पहुंचाना, ताकि किसान उस चीज़ को देखते हुए फॉलो करें। जैसे कि फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशंस है वो हम देते हैं, वो इसीलिए दिए जा रहे हैं फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन, ताकि किसान देखें कि पैकेज के साथ कितनी यील्ड आई है और उनके खेतों में कितनी यील्ड है। तो इस गैप को दूर करना ये सबसे बड़ी ज़रूरी और हमारे आगे चुनौती है। कई ऐसे राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इनमें भी जो है व्हीट का एरिया बढ़ रहा है। आने वाले समय में जबकि बहुत तरह तरह के आंकड़े और तरह तरह की बातें होती हैं, जो 2030 है, 2050 है, उसमें हम गेहूं में आपके हिसाब से किस स्थिति में रहेंगे? कोई संकट जैसी स्थिति तो नहीं है? नहीं, मध्य प्रदेश तो बहुत ही पॉजिटिव चल रहा है। मध्य प्रदेश में अगर आप देखें पिछले 3 सालों में थोड़ा एरिया भी गेहूं के अंदर बढ़ा है। सेंट्रल जोन ऐसा 5 मिलियन हेक्टेयर से एरिया ज़्यादा है। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात हो रही है मध्य प्रदेश में कि सिंचाई के साधन बढ़ रहे हैं, पानी को देने का, पानी के सिंचाई के साधन बढ़ने से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। 3 टन पर हेक्टेयर अगर एवरेज प्रोडक्टिविटी हम लेना चाहते हैं, राजस्थान तो पहुंच भी चुका है 3 टन पर हेक्टेयर। और ये जो वातावरण की चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसमें राजस्थान के कई एरिया में ऐसे हो गए हैं जिसमें अच्छी बारिश होने लगी है। तो किसान भी कोशिश कर रहा है कि जहाँ अच्छी बारिश हो रही है तो कम से कम 800 mm या 500 mm के बीच में बारिश है, तो वहाँ भी वो गेहूँ की फसल लगाने के लिए तैयार है। उपजाऊ माटी हमारी सबसे अनमोल धरोहर है, लेकिन विकास गतिविधियों के नाते वो घटती जा रही है। आबादी बढ़ रही है और अनाज की मांग को पूरा करने के लिए कई रास्ते तलाशे जा रहे हैं। ये जरूरी है कि हम लवण प्रभावित अनुपजाऊ और समस्याग्रस्त भूमि को सुधार कर खेती लायक बनाएं। इस पर बहुत काम भी हो चुका है। सफलता की तमाम कहानियां हैं, लेकिन बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की टेक्नोलॉजी अब भी काफी महंगी है। डॉक्टर साहब, जो उपजाऊ मिट्टी की बात करते हैं तो बड़ी भारी धरोहर है वो, जो है उसका कोई विकल्प नहीं। लेकिन वो चाहे मानवीय गतिविधियाँ हों या और बहुत सारे कारणों से बहुत सारी मिट्टी का नाश हो रहा है, और आपका संस्थान जो है ऐसी मिट्टी को दोबारा जो है उसको नया जीवन देने की कोशिश कर रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में जी, तो ये जो ख़ास तौर पर जो लवणीय मिट्टी है वो क्या स्टेटस है पूरे देश भर में उसका, और कैसे उपचार करने की कोशिश करते हैं? हमारे देश में लगभग 67 लाख हेक्टर ज़मीन जो खारी है, और वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है 13 लाख हेक्टर, उसके बाद गुजरात में है। ऐसे ही हर एक पूरे जितना भी राज्य हैं 15 राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो इसका कैसे सुधार हो, इस पर कैसे खेती ली जाए, और इसमें कौन कौन सी हमारी वैरायटी हैं, कैसे हम जिप्सम दें या कोई भी अमेंडमेंट दें, ये सब हम यहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं। और एक्सपेरिमेंट के साथ हमारा किसानों से ज़्यादा हमारा संबंध है कि उनके लिए जो उनके उपयोग जो भी हमारी जो तकनीकी है वो किसानों तक कैसे पहुँचे, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो लगभग अब तक आप लोगों ने कितनी ज़मीन का जो उपचार किया, और जो खास तौर पर जो राज्यों के जो प्रसार तंत्र हैं उनके साथ कैसे तालमेल रहता है? हमारा अब तक हमने 20 लाख हेक्टर ज़मीन जो पूरा बंजर थी और ख़राब थी उसका सुधार किया है, और उससे हमारा लगभग 16 मिलियन टन 160 लाख टन खाद्यान्न होता है धान और गेहूं का तो प्रतिवर्ष। इसके साथ जो किसानों के साथ ऐसी ख़राब ज़मीन थी उसका उनको जॉब मिला है, वहाँ से रोज़गार मिला है। जब उनकी ज़मीन सुधरी है तो उससे उनका रोज़गार के अवसर बढ़े हैं, क्योंकि पूरे साल उनका काम मिला है, अपने ही खेत में काम मिला है। पहले वो आसपास के जो सिटी थे, नगर थे, उनमें वो काम करने जाते थे। हमारे देश में एक बड़ा इलाका है जो नदी के किनारों का बीहड़ है जी, क्या ये जो बीहड़ है हम देख रहे हैं, चाहे वो भिंड मुरैना का बीहड़ हो या और बाकी इलाके, हाँ क्या इनका उपचार संभव है? हाँ, जहाँ देखिए कैनाल पानी आया, नहर की सिंचाई हुई, उसके साथ ही जो सीपेज होता है कि कैनाल के पास जो कैनाल चलती है नीचे पानी रिस के जाता है, और वो पहले वाटर टेबल वहाँ क्रिएट करता है, फिर साल्ट आते हैं, तो उसके द्वारा जो ज़मीन ख़राब होती है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने बहुत पैसा हमने इरिगेशन के लिए खर्च कर दिया,
तो हमारा जो आपने 2 हेक्टर वाला 5 एकड़ का जो मॉडल देखा है, किसानों से भी बातचीत की है, तो वो किसान अपने आप ही उस मॉडल को उसमें पूरा स्वीकार कर रहे हैं। और छोटे किसान के लिए भी हमारा जो कुरुक्षेत्र में एक लोटनी गांव है, उसमें एक छोटा किसान है, उसके पास 1 एकड़ ज़मीन है। वो इसी मॉडल को अपना के अपना जो उनका रोजगार के साधन है, उसके खाने पीने का है, क्योंकि किसान को खाली धान गेहूँ नहीं चाहिए, और भी चाहिए, उसे सब्जी चाहिए, फल फ्रूट चाहिए, दूध चाहिए और चारा चाहिए। तो ये सब मॉडल में सब चीज़ का जो हमारा हम कहते हैं विविधीकरण कृषि, इस पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं। भारत को आज़ादी मिली तो कृषि का जीडीपी में योगदान 52% तक था। ये लगातार सिकुड़ता जा रहा है। खेती में निवेश घटता जा रहा है। आज खेती में ज्ञान और युवाओं को जोड़े रखने की गंभीर चुनौती है। कृषि विस्तार मशीनरी अपनी जगह तो काम कर रही है और ज्ञान के प्रसार की कई कोशिशें भी चल रही हैं, लेकिन निवेश बढ़ाने की चुनौती अब भी बरकरार है। सर, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। सर, मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहूँगी, जैसे कि यूथ की जो तादाद है वो एग्रीकल्चर में घटती जा रही है, तो उसमें आपका जो पब्लिकेशन है उस तरीके से आप यूथ को कैसे अट्रैक्ट कर सकेंगे? क्योंकि कुछ ऐसे पब्लिकेशन होने चाहिए जिसमें यूथ उसके टारगेट हो। कुछ ऐसे पब्लिकेशन हैं क्या आपके? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि हमारे ये परसेप्शन है वर्ल्ड ओवर, सिर्फ भारत में ही नहीं, लोग कृषि की तरफ कम आकर्षित हो रहे हैं, जो ख़ास तौर से युवा हैं। तो हमारे कृषि में जो प्राथमिक प्रोडक्शन हम जिसको कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन, उसमें ड्रजरी यानी कि फ़िज़िकल मेहनत जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आज की कृषि का जो परिवेश है वो बदल रहा है। इसमें प्रोसेसिंग आ रही है, इसमें मार्केटिंग आ रही है, इसमें वैल्यू चेन के बहुत सारे और आयाम जुड़ रहे हैं। तो इन सब की जानकारी हम अपने पब्लिकेशंस के और इन्फॉर्मेशन सोर्सेज के माध्यम से युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारी तकनीकियाँ और उनसे जुड़े हुए, मशीनरी से जुड़े हुए, उद्यम से जुड़े हुए जो इश्यूज़ हैं, उन पे हमारे एक्सपर्ट्स उनमें लिखते रहते हैं आर्टिकल्स, जिससे कि सभी को इनकी जानकारी मिले। जैसा कि आपने बताया युवा के लिए आपने बहुत बड़े काम किया। अगर मैं स्पेसिफिकली पूछूं कि जो फार्मर्स हैं, जो किसान के ग्रुप के हैं लोग, उनको आप कैसे, क्योंकि वो पढ़े लिखे इतने होते नहीं हैं, तो उनको आप कैसे शिक्षित करते हैं? देखिए, जो कृषि शिक्षा है या इन जनरल लिटरेसी है वो हमारे देश में बढ़ रही है। अब वो जो दिखाते थे कि गरीब किसान और अनपढ़ किसान, वो छवि हमारी टूट रही है, बदल रही है। अब पढ़े लिखे किसान आ रहे हैं, बच्चे लैपटॉप लेके खेत में जा रहे हैं, वहाँ से मोबाइल से फ़ोटोग्राफ्स ले रहे हैं, अपने जो कोई कीटाणु लग रहा है, कीड़ा लग रहा है, कोई इंसेक्ट है, उसकी फ़ोटो लेते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को भेजते हैं, कॉल सेंटर का उपयोग करते हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन किसानों तक सीधे पहुँचने के लिए हमारा अलग तंत्र है इसमें, जिसको हम एक्सटेंशन डिवीज़न बोलते हैं। और एक्सटेंशन डिवीज़न में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो हर ज़िले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है। तो ये कृषि विज्ञान केंद्र सीधे किसानों से जुड़ते हैं अपने अपने क्षेत्र में, उनको डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। जो नई वैरायटी आती हैं, नई तकनीक आती हैं, उनका ऑन फार्म डेमोन्स्ट्रेशन होता है और वो किसान के खेत में भी प्रदर्शन करते हैं। उन्हीं के द्वारा उनको सिर्फ नॉलेज या उनको इनपुट्स देते हैं। और एक किसान जब दूसरे किसान को देखता है प्रगति करते हुए, तो ये एक जैसे हम वायरल वीडियो कहते हैं, फैल जाता है सब जगह। वो एक किसान से दूसरे किसान तक बात जल्दी पहुंचती है और उसकी विश्वसनीयता जो है वो भी बढ़ती है। सर, आखिरी में बस एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जैसे बजट का सत्र आने वाला है, को क्या चाहते हैं आपकी, क्या खास होना चाहिए इस बजट सत्र में? अगर सिर्फ कृषि को देखें तो कृषि के लिए बेसिक देश में हमारे कृषि सेक्टर का जो भूमिका है, एक तो वो है कि ये करीब 17% जीडीपी लगभग कंट्रीब्यूट करता है। तो एक डिमांड रहती है कि भाई जीडीपी के अनुसार हमें एलोकेशन किया जाए, जो कि हमारा शुरू से ही बहुत कम है। तो मैं सिर्फ इसको जीडीपी के रूप में नहीं देखता, मैं देखता हूँ कि कितने प्रतिशत लोग इससे जुड़े हुए हैं। हमारी जीडीपी ज़रूर 17% है, लेकिन हमारे 60 से 70% लोग की आबादी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो इस सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस है, लोगों की आजीविका, लोगों का जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में, देश में गरीबी दूर करने में, उसमें जो हम 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, तो प्रति रुपया जो रिटर्न है देश के विकास में, वो और सेक्टर्स के माध्यम तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो
For every rupee invested in agriculture, the kind of development we see, that is comparatively much higher in agriculture sector. तो सरकार को हम से सभी वैज्ञानिकों की तरफ से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा को और बढ़ावा दें, और दे भी रहे हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में खेती को बढ़ावा देना न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद जरूरी है। इसके लिए जीडीपी में कृषि के योगदान को बढ़ाने के साथ ही छोटे किसानों की हालत में सुधार भी करने होंगे। शायद तभी हम तमाम परेशानियां झेलकर हमारा पेट भरने वाले अन्नदाताओं का असल कर्ज अदा कर पाएंगे। इस विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।